हेलो स्टूडेंट, फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक 5 पाठ में ओस्त्रिज का प्रयोग या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है एक प्रयोग द्वारा दिखाएं। ओस्त्रिज का प्रयोग देखिए, कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि विद्युत धारा क्या है और विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या है। आज हम पढ़ेंगे एक प्रयोग द्वारा कि ओस्त्रिज का प्रयोग यानी ओस्त्रिज ने क्या प्रयोग किया या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है एक प्रयोग द्वारा बताना है। यानी ओस्त्रिज ने कौन सा प्रयोग किया जिससे पता चलता है कि विद्युत धारा भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। देखिए, इसके लिए उन्होंने क्या किया, शुरू करते हैं। प्रश्न है कि ओस्त्रिज का प्रयोग या विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है एक प्रयोग द्वारा दिखा, ठीक है। तो देखिए, ओस्त्रिज महोदय ने एक तार लिया, मान लीजिए ए बी एक क्या है, तार है, इसको हम बी मान लेते हैं। ए बी एक तार है जिसको धातु के पेच से एकदम पूरी तरह से कस करके उसको क्या कर दिया, टाइट कर दिया, एकदम सीधा कर दिया, यानी इसमें कोई भी लचीलापन नहीं था। ओस्त्रिज ने क्या किया कि एक विद्युत तार लिया, हम कह सकते हैं कि ए बी विद्युत तार लिया और इसको पेच की सहायता से उत्तर दक्षिण दिशा में, इधर उत्तर दक्षिण दिशा में बहुत ही मजबूती के साथ कस दिया। कोई दिक्कत? अब इसमें बिना धारा प्रवाहित किए ही, यानी ये विद्युत जो तार है इसमें बिना धारा प्रवाहित किए ही एक कंपास सुई लिया, यानी एक छड़ चुंबक लिया। कंपास सुई जिसमें उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव दोनों मौजूद हो, यानी छड़ चुंबक, ठीक है। एक कंपास सुई या छड़ चुंबक लिया और बिना तार में धारा प्रवाहित किए ही इस कंपास सुई को इस तार के इर्द गिर्द ला करके निरीक्षण किया। किसने? ओस्त्रिज ने। तो क्या देखता है कि पृथ्वी के गुरुत्व बल के कारण या पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ये जो कंपास सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में ही स्थिर रहता है, क्योंकि छड़ चुंबक का विशेष गुण होता है। कल हमने बताया था कि जब भी उसको लटकाया जाए तो किस दिशा में रहेगा, उत्तर दक्षिण दिशा में। उसका विशिष्ट गुण है। अगर इसके लाख टुकड़े भी कर दिया जाए तो इसमें क्या मौजूद रहेगा, एन और एस ध्रुव, ठीक है। तो फिर से एक बार रिपीट करते हैं। ओस्त्रिज ने एक विद्युत तार लिया, यानी ए बी विद्युत तार लिया और उसको पेच की सहायता से, कटने और कसने वाला नट होता है ना, पेच की सहायता से उसको अच्छी तरह से क्या कर दिया, टाइट एकदम कस दिया, उसमें कोई ढीलापन या लचीलापन नहीं है। तो उसमें बिना धारा प्रवाहित किए ही, यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं किया, बिना धारा प्रवाहित किए ही एक कंपास सुई को इस तार के इर्द गिर्द लाकर इसमें सटाता नहीं है, देखता है। तो क्या इसको निष्कर्ष मिलता है कि ये तार के नजदीक लाने के बाद भी इसका जो ध्रुव है, यानी उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव बदलता नहीं है। किस दिशा में लटक रहा है, उत्तर और दक्षिण दिशा में। फिर इसमें क्या करता है कि तार में धारा प्रवाहित कर देता है। हमने बताया था कि ये भी उत्तर दक्षिण दिशा में तार को क्या किया है, टाइट किया है, ठीक है ना। अब क्या करता है कि इसमें धारा प्रवाहित कर देता है। तो जब इस तार में धारा प्रवाहित करता है, यानी विद्युत धारा प्रवाहित करता है, अब उसके बाद इस कंपास सुई को फिर से इस तार के इर्द गिर्द ला करके निरीक्षण करता है। तो क्या देखता है कि जो ही हमने धारा प्रवाहित किया
और इस कंपास सुई को यहाँ लाया तो इसका जो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव है, यानी ये जो उत्तर दक्षिण दिशा में लटक रहा था, इसका दिशा परिवर्तित हो गया, यानी इसका दिशा बदल गया, पूरा पश्चिम हो गया। यानी जिस दिशा में था उस दिशा में न रह के अपना मार्ग बदल दिया। तो थोड़ा सा सोचा कि क्यों ना हम इस तार की दिशा को ही बदल दें, यानी दक्षिणी ध्रुव को उत्तरी ध्रुव और उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव कर दे। तो ये तार चेंज करने के बाद भी धारा जब तक प्रवाहित है और इसको ध्रुव को चेंज किया, फिर भी जब इसको लाया तो देखा कि उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर नहीं हो रहा है, उसका मार्ग क्या हो रहा है, बदल जा रहा है, यानी दिशा परिवर्तित हो जा रहा है। आखिर ऐसा क्यों हुआ? ये सोचने वाली बात है ना कि आखिर ऐसा क्यों हुआ। अर्थात जब इसने धारा प्रवाहित किया तो स्पष्ट झलक रहा है कि विद्युत धारा अपने चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र बना रहा है। तभी तो इसके अंतर्गत आने के बाद ये जो विद्युत धारा का प्रभाव है, क्योंकि इसमें तो शक नहीं रहा है ना जी, लेकिन ये अपने प्रभाव से इसकी दिशा को क्या कर दे रहा है, परिवर्तित कर दे रहा है। अर्थात इस तरह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है, क्योंकि कंपास सुई का दिशा क्या हो जा रहा है। जो कंपास सुई उत्तर दक्षिण दिशा में हमेशा होनी चाहिए, उसका मार्ग बदल जा रहा है। और वो मार्ग किसके कारण बदल रहा है जी? इस विद्युत धारा के कारण। अर्थात ये विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और इसी को बोलते हैं उत्तेजित का एनी डाउट। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए, अगर इसको साधारण तरीका से आप लोग समझना चाहें ना तो बहुत ही आसान तरीका से आप समझ सकते हैं। देखिए, ए भी एक विद्युत तार है जिसको उत्तर दक्षिण दिशा में दो पेचों की सहायता से कसकर सीधा टाइट कर दिया गया, ठीक है। इसमें बिना धारा प्रवाहित किए ही ओस्टेज ने क्या किया कि कंपास सुई लिया, यानी एक छह चुंबक को लिया और इस विद्युत धारा के इर्द गिर्द ला करके निरीक्षण किया। तो क्या देखता है कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बने गुरुत्व बल के कारण यह जो कंपास सुई है उत्तर दक्षिण दिशा में स्थिर होता है, क्योंकि इसमें धारा प्रवाहित नहीं किया गया है, ठीक है। लेकिन जब इसमें धारा प्रवाहित करता है और उसके बाद इस कंपास सुई को इस तार के इर्द गिर्द लाता है तो क्या देखता है, अचंभित हो जाता है, आश्चर्यचकित हो जाता है कि जो उत्तर दक्षिण दिशा में टिक रहा है कंपास सुई, क्योंकि इसका विशेष गुण है, इसका दिशा क्या हो जा रहा है, बदल जा रहा है। अर्थात हुआ क्या भाई, जब हमने इसको तार में सटाया नहीं तो क्या है जो इसका दिशा परिवर्तित कर रहा है। ये सोचने वाली चीज है ना, क्या है आखिर। तो स्पष्ट रूप से झलक रहा है ये विद्युत धारा अपना क्षेत्र उत्पन्न किया है और उस क्षेत्र के अंतर्गत अगर कोई भी वस्तु आता है, अगर इसके प्रभाव लायक तो उसको प्रभावित कर देता है, अर्थात इसके दिशा को बदल देता है, अपना प्रभाव इस पर छोड़ता है। तो सीधे तौर पे विद्युत धारा चुंबक की भांति काम कर रहा है, तभी तो इस पर प्रभाव डाल रहा है। इस तरह सिद्ध होता है कि विद्युत धारा चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है और इसी को हम कहते हैं उत्तेजित का प्रयोग, ठीक है। मिला दें, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। वीवीआई क्वेश्चन है मैक्सवेल के दक्षिण हस्त नियम। देखिए, मैक्सवेल ने क्या किया ना कि विद्युत धारा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक नियम दिया। क्या दिया? विद्युत धारा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र। उसने हमने बताया ना कि विद्युत धारा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र, तो उसी का अध्ययन करते हुए इसने भी क्या किया कि अपना एक नियम दिया और उस नियम को बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम, मतलब दायां हाथ, ठीक है ना। आप देख रहे हैं ऐसे पकड़ा है, बोलिए देख रहे हैं ना जी। ये पकड़ने का तरीका है इसकी परिभाषा, ठीक है। उसने कहा कि अगर धारावाही तार को, धारावाही तार है ना, इसमें तार एक दिख रहा है आपको ऐसे, बोलिए, और धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ा जाए, देखिए ऐसे पकड़ा है, दाएं हाथ से धारावाही तार को इस प्रकार पकड़ा जाए
कि जो अंगूठा है वो क्या करे, धारा की दिशा बताए। जो अंगूठा है वो क्या करे, धारा की दिशा बताए। तो अन्य अंगुलियां क्या करे, चुंबकीय क्षेत्र क्या करे, उत्पन्न करे, व्यक्त करे। यानी हमने आपको बताया कि मैक्सवेल ने विद्युत धारा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में एक नियम दिया, जिसको बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। यानी उन्होंने कहा कि अगर दाहिने हाथ के मुट्ठी में, दाहिने हाथ का मुट्ठी है ना, अगर दाहिने हाथ की मुट्ठी में इस प्रकार धारावाही तार को पकड़ा जाए कि अंगूठा जो है धारा की दिशा बताए, तो अन्य अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करें। इसे कहते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। आप कह सकते हो कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा बताए, ये भी हो सकता है, क्योंकि ये सारा फोकस तो किसे पढ़ना हुआ है जी। देखिए, विद्युत धारा और उससे संबंधित चुंबकीय क्षेत्र के बारे में किसने बताया, इसी को बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। इसमें उन्होंने क्या बताया भाई, उन्होंने कहा कि दाएं हाथ की मुट्ठी में विद्युत तार को, मान लिया विद्युत तार ये हो गया, इस प्रकार पकड़े, ये जो अंगूठा है धारा की दिशा बताए, तो अन्य अंगुलियां क्या करेंगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा व्यक्त करती है। इसी को बोलते हैं मैक्सवेल का दक्षिण हस्त नियम। कोई दिक्कत? चलिए, नेक्स्ट टॉपिक है परिनालिका। देखिए, परिनालिका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, राइट है। इसको समझने का सबसे आसान तरीका देखिए, एक खोखला विद्युत रोधी पाइप लेते हैं, ठीक है। अब देखिए, विद्युत रोधी यानी इसमें धारा प्रवाहित नहीं हो सकता है, तो विद्युत रोधी हुआ। एक खोखला कर दिए तो खोखला हो गया ना, खोखला विद्युत रोधी पाइप लेते हैं और इस पर सर्पिल रूप से विद्युत रोधी तार को लपेटते हैं। देखिए, ये तार एक दूसरे से संपर्क में नहीं होता है, हटके होता है, ठीक है। चलिए, ठीक है। देखिए, परिनालिका को समझते हैं, ठीक है। हमने बताया कि ये खोखला विद्युत रोधी पाइप लेते हैं, ठीक है, और इस पर विद्युत रोधी तार को सर्पिल कार में ऐसे लपेटते हैं और इस तरह व्यवस्था करते हैं कि तार एक दूसरे के टच में न रहे, यानी एक दूसरे पर चढ़े नहीं, अगल बगल ऐसे रहे, ठीक है ना। तो इस पूरी आकृति को क्या कहते हैं, परिनालिका। इस पूरी बनावट को क्या कहते हैं, कोई दिक्कत आ रही है परिनालिका समझ में? चलो बताओ तो, तुम्हें खड़ा परिनालिका किसे कहते हैं? हाँ, तू बड़ा है नहीं, राजा महाराज लगे बैठे बड़े, तू बैठ है। अरे आँख में अंतर रखो ना, पता कहता नहीं है, बोल परिनालिका बोलो। अरे बैठ तुमको फिर समझाते। देखो, हमने बताया कि एक विद्युत रोधी क्या लेते हैं, बलया आकार का पाइप लेते हैं। बलया आकार का है ना जी, ये पाइप है, या बेलनाकार पाइप नहीं है, ये बेलनाकार पाइप है जो विद्युत रोधी है, और इस पर हम विद्युत रोधी तार को ही सर्पिलाकार ऐसे लपेटते हैं कि जो एक दूसरे के क्या हो, अगल बगल हो, या एक दूसरे के संपर्क में ना हो लेकिन अगल बगल हो। इस पूरी आकृति को क्या कहते हैं, इतना नहीं लिखना है। आ देखो, इसी परिनालिका के अंदर हम नर्म लोहे की छड़ को ऐसे इसमें इन करा देंगे ना, ऐसे नर्म लोहे की छड़ को जब घुसेड़ देंगे परिनालिका के अंतर्गत, तो एक क्रोड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इसको कहेंगे क्रोड। आता है क्रोड किसे कहते हैं, 2 नंबर से तो कह देंगे कि परिनालिका के अंतर्गत जब नर्म लोहे की छड़ घुसेड़ देते हैं तो उसको क्या कहते हैं, कोई दिक्कत? अब तो सर्पिला का लपेटना है ना जी, एक दूसरे के ऊपर नहीं रहेगा लेकिन अगल बगल जरूर रहेगा, तो इस बने पूरी आकृति को क्या कहते हैं। और ये जो बेलनाकार पाइप देख रहे हो कैसा है, विद्युत रोधी है, और इस पर तार भी लपेटा गया, क्या है, विद्युत रोधी है। किस आकृति में लपटा गया है, सर्पिला से, ठीक है। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।